अस्सलाम स्टूडेंट्स, क्या हाल है बेटा? आप सबका ठीक ठाक है। लास्ट लेक्चर में हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे लेना है हमने, ठीक है। और हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी थी और 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 भी किया था। आज हम उसी एक्सरसाइज को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे और हमारे पास 7.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है आज। उससे पहले मैंने आपको एक प्रॉपर्टी रिवाइज करवा दूं जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी। क्या थी? डॉट प्रोडक्ट की। इफ़ u एंड v आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो बेटा उन दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा, ठीक है। अच्छा, परपेंडिकुलर को हम दूसरे लफ्ज़ों में ऑर्थोगोनल भी कह सकते हैं। अच्छा, अब ज़रा हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के स्टेटमेंट पे। हमें कह रहा है फाइंड अ रियल नंबर अल्फा। फाइंड अ रियल नंबर अल्फा, ये हमारा टारगेट है। हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब गिवन कंडीशन क्या है? इफ सो डैट द वेक्टर्स u एंड v आर परपेंडिकुलर। उससे क्या बोल दिया? वेक्टर्स जो u हैं और जो वेक्टर v है ये दोनों के दोनों क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। उससे बोल दिया दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं फिर उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? यकीनन 0 होगा, ठीक है। जरा अब पार्ट 1 की बात करते हैं इसका। पार्ट 1 में वेक्टर u ये रहा, वेक्टर v ये रहा। इन दोनों के बारे में बोला है कि दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो फिर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं, जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एज गिवन जैसा कि गिवन है क्या? वेक्टर u और वेक्टर v बोथ आर परपेंडिकुलर। दोनों परपेंडिकुलर हैं तो फिर इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, ठीक है। वेक्टर u की वैल्यू रखते हैं। वेक्टर v की वैल्यू रखते हैं, वो क्या है? ये u की जगह पर उसकी वैल्यू, v की जगह पर उसकी वैल्यू, ठीक है। अब इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं और वो आपको होप सो याद होगा। डॉट प्रोडक्ट कैसे करना? हमने i कंपोनेंट को i कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना है, j को j से, k को k से। इधर i कंपोनेंट 2 अल्फा और इधर i कंपोनेंट क्या है? कुछ भी नहीं, तो मतलब 1 प्लस इधर j कंपोनेंट 1 है और इधर j कंपोनेंट क्या है? अल्फा माइनस k कंपोनेंट क्या है? -1 और इधर k कंपोनेंट क्या है? 4 इक्वल किसके आ जाएगा बेटा? 0 के। 2 अल्फा 1 से मल्टीप्लाई के 2 अल्फा प्लस अल्फा 1 से मल्टीप्लाई के अल्फा, ठीक है। -1 4 से मल्टीप्लाई के -4 इक्वल टू 0। 2 अल्फा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा बेटा? 3 अल्फा। -4 उधर आगे क्या हो जाएगा? +4। 3 मल्टीप्लाई रहा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगी? 4/3। ये बेटा अल्फा की वैल्यू आ गई, ये आ गया आंसर, ठीक है। ये बेटा जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 सॉल्व हो गया। अब जरा इसी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 की बात कर लेते हैं हम, और उसमें हमारे पास जो वेक्टर्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। अल्फा i प्लस 2 अल्फा j माइनस के, और वेक्टर v जो है वो हमारे पास i प्लस अल्फा j प्लस 3k, ठीक है। पार्ट 2 में हमारे पास ये दो वेक्टर्स हैं, सेम वही प्रोसीजर एज गिवन u एंड v आर परपेंडिकुलर, सो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अब वेक्टर u की जगह पर उसकी वैल्यू रखते हैं, वो क्या है? अल्फा i प्लस 2 अल्फा j माइनस के, ठीक है। और वेक्टर v की वैल्यू रखते हैं i प्लस अल्फा j प्लस 3k। ये हमने वैल्यूज पुट कर दिए, ठीक है।
अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं सेम उसी तरह से आई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा जे कंपोनेंट जे से। इधर आई कंपोनेंट अल्फा है और इधर आई कंपोनेंट 1 है, प्लस इधर आई कंपोनेंट 2 अल्फा और इधर आई कंपोनेंट जो है वो है अल्फा, सॉरी जे कंपोनेंट, इधर जे कंपोनेंट 2 अल्फा, इधर जे कंपोनेंट अल्फा, इधर के कंपोनेंट -1 है और इधर के कंपोनेंट 3 है, इक्वल टू 0। अब जरा ये मल्टीप्लाई होगा, पहले इसको लिख लेता हूं मैं ये वाली वैल्यू को, तो क्या आएगा हमारे पास 2 अल्फा अल्फा से मल्टीप्लाई के 2 अल्फा स्क्वायर, ठीक है, अल्फा 1 से मल्टीप्लाई के अल्फा 1 3 से मल्टीप्लाई के -3 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों में से अल्फा कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 3, और इन दोनों में से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे साइन चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 3, ठीक है। और अगर मैं इस वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो होप्स हो के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, अब यहां से बेटा ये 2 अल्फा प्लस 3 2 अल्फा प्लस 3 ये कॉमन आएगा, ठीक है। अब अंदर क्या बचेगा अल्फा -1 इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर्स हैं 0 के इक्वल है, इन दोनों को अलग अलग 0 के कर लेते हैं हम, ठीक है। इस वाले फैक्टर को भी 0 के इक्वल रख लो, 2 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0। इस वाले को भी अल्फा -1 इक्वल टू 0। यहां से अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगी 2 अल्फा इज इक्वल टू -3, सो अल्फा इज इक्वल टू -3/2। एक ये अल्फा की वैल्यू आ गई और यहां से अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगी अल्फा इज इक्वल टू +1। तो बेटा ये दो हमारे पास अल्फा की वैल्यूज आ गई हैं। दो पार्ट किए हैं हमने क्वेश्चन नंबर 3 के, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं, शॉर्ट के लिए भी और एमसीक्यूज के लिए भी बड़े इजी क्वेश्चन है, ध्यान से इसको कीजिएगा बेटा, ठीक है। और अक्सर बच्चे क्या करते हैं जब ये आंसर निकल आता है इस आंसर को सोल्यूशन सेट में लिख देते हैं। आपने बेटा इनको सोल्यूशन सेट में नहीं लिखना, सोल्यूशन सेट में हम वेरिएबल की वैल्यूज लिखते हैं एक्स वाई वगैरह के, ठीक है। अब जरा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है और इसमें क्या है हमारे पास स्टेटमेंट जरा देखते हैं। इफ v इज अ वेक्टर, v एक वेक्टर है और एंड पे क्या कह रहा है फाइंड v, ठीक है। मतलब v एक वेक्टर है और वो वेक्टर हमने फाइंड करना है, हमें नहीं पता कि वो वेक्टर कौन सा है, ठीक है। अच्छा अब वो वेक्टर हमने फाइंड करना, हमें नहीं पता वो कौन सा है, हम लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि वो जो वेक्टर है वो कुछ इस शक्ल का है, v इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, ठीक है। हमने फर्ज कर लिया वो वेक्टर v ये है, इस वेक्टर को हमने फाइंड करना है। मतलब हमें अगर x की वैल्यू y की वैल्यू और z की वैल्यू पता चल जाए क्या है तो हम वो वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे तो इस वेक्टर का आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये वेक्टर v हमने फाइंड करना है, लेकिन इसके बारे में उसने 3 बातें बोली हुई हैं, ठीक है। नंबर 1 कि v वेक्टर का i यूनिट वेक्टर के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होगा, v वेक्टर का j वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 है, v का k यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 है। ये 3 बातें इस वेक्टर के लिए हमें गिवन है, तो हमने इन्हीं 3 बातों को फॉलो करते हुए इस वेक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एज गिवन, हमें गिवन है v डॉट आई इक्वल टू 0, ठीक है। वेक्टर v की वैल्यू रखते हैं, क्या है जी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के डॉट आई यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों वेक्टर्स का हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है, इस वेक्टर का और इस वेक्टर का, इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो डॉट प्रोडक्ट का तरीकाकार क्या था, आई कंपोनेंट को आई कंपोनेंट से, जे को जे से, के को के से मल्टीप्लाई करना है। इधर आई कंपोनेंट क्या है x और इधर आई कंपोनेंट क्या है 1 प्लस इधर जे कंपोनेंट क्या है y, इधर जे तो है ही नहीं तो फिर उसका कंपोनेंट क्या होगा 0,
ठीक हो गया, प्लस k कंपोनेंट z, और इधर k कंपोनेंट है नहीं तो वो क्या हो जाएगा 0। तो बेटा क्या आ गया, x 1 से मल्टीप्लाई किया x प्लस ये क्या हो जाएगा 0, प्लस ये भी क्या हो जाएगा 0, विच इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब ये ऐड भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 0, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अभी हमने फर्स्ट कंडीशन यूज की, हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हम सेकंड कंडीशन यूज करेंगे। ठीक है, v डॉट j इज इक्वल टू 0, वेक्टर v की वैल्यू रखते हैं xi प्लस yj प्लस zk डॉट j इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही तरीका, i कंपोनेंट i से, j कंपोनेंट j से और k कंपोनेंट k से। इधर i कंपोनेंट x है और इधर तो i है ही नहीं, तो फिर उसका कंपोनेंट हम 0 ले लेंगे, प्लस इधर j कंपोनेंट y है और इधर j कंपोनेंट क्या होगा 1, प्लस k कंपोनेंट z है और उधर 0 है। ठीक है, इधर k कंपोनेंट z है और इधर k नहीं है, तो मतलब वो 0 हो गया। तो हमारे पास क्या बन गया, ये मल्टीप्लाई के 0 हो गया, प्लस y1 से मल्टीप्लाई के y, प्लस ये मल्टीप्लाई के 0 हो गया, विच इज इक्वल टू 0। तो यहां से बेटा y का आंसर क्या मिल गया, y इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू भी आ गई। अब हमने लास्ट कंडीशन यूज करनी है k वाली। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, वेक्टर v की वैल्यू रख लेते हैं xi प्लस yj प्लस zk इक्वल टू, इस वेक्टर का हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है k यूनिट वेक्टर के साथ, विच इज इक्वल टू 0। सेम वही i कंपोनेंट i से, j कंपोनेंट j से, k कंपोनेंट k से, x मल्टीप्लाई 0 प्लस y मल्टीप्लाई 0 प्लस z मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इधर i कंपोनेंट x है, इधर 0 है, y कंपोनेंट j कंपोनेंट y है, इधर j नहीं है तो उसका कंपोनेंट 0 हो गया, इधर k कंपोनेंट z है, इधर k कंपोनेंट 1 है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये z आएगा। ठीक है ना, 0 प्लस z 1 से मल्टीप्लाई के z इज इक्वल टू 0। अब ये 0 ऐड भी होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हमारे पास z का भी आंसर आ गया। ठीक है, अब हमारे पास x की वैल्यू भी है, y की वैल्यू भी है, z की वैल्यू भी है, इन तीनों वैल्यूज को इस वेक्टर की जगह पर पुट कर देते हैं, इसका नाम रख लेते हैं 1। ठीक है, तो क्या करते हैं, फ्रॉम 1 वेक्टर v इज इक्वल टू x की जगह पर उसकी वैल्यू 0 i प्लस y की जगह पर उसकी वैल्यू 0 j प्लस z की जगह पर उसकी वैल्यू 0 k। तो ये बेटा जी हमारे पास वेक्टर v आ गया, और ये वेक्टर जो है हमारे पास नल वेक्टर है। ठीक है ना, 0 वेक्टर है। तो ये हमारा आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, तो बेटा अब हमारा 7.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है, और बेटा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, और इससे आगे जितने भी हैं सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, हमने स्टेटमेंट पढ़ते हैं, शो डैट, साबित करें, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। वो कह रहा है राइट ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस का जो मिड पॉइंट है ना, उस मिड पॉइंट के बारे में हमने कुछ साबित करना है, कुछ शो करना है। क्या शो करना है, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स वर्टिसेस, कि जी उसके वर्टिसेस से जो है वो इक्विडिस्टेंट होगा, बराबर फासला पर होगा। इसका मतलब क्या है, देखो बेटा सपोज करते हैं, देखो ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, और इस पॉइंट पर आपको पता है ओरिजिन होता है ओ, मैं यहां से यहां तक इसको मिला लेता हूं, तो ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल बन गई है। ठीक है ना, यहां पर कितना एंगल है 90 का, इसका मतलब राइट ट्राइंगल बन गई है। लेट्स सपोज इस पॉइंट का नाम A है, इस पॉइंट का नाम B है।
अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के ना दो तरीके हैं। एक ये कि हम डॉट प्रोडक्ट को कॉन्सेप्ट को यूज करें, और एक ये है कि हम मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस वगैरह के कॉन्सेप्ट को यूज करें। तो इस एक्सरसाइज में हम डॉट प्रोडक्ट को पढ़ रहे हैं, तो मैं डॉट प्रोडक्ट वाले ही कॉन्सेप्ट से इसको प्रूफ करवाऊंगा, ठीक है ना। तो अब देखो जरा, क्या ये ट्राइंगल नहीं बन गई, ओ ए बी बन गई ना, और ये कौन सी ट्राइंगल है जिसमें 90 डिग्री का एंगल है, मतलब राइट ट्राइंगल। तो हम लेट करते हैं, लेट आ राइट ट्राइंगल, फर्स्ट क्या एक राइट ट्राइंगल है और उसका नाम क्या है, ओ ए बी, ठीक हो गया। अब इतना आपको पता है कि 90 के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं, ठीक है। हाइपोटेन्यूस का हम लेते हैं मिड पॉइंट, लेट्स सपोज ये जी हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट, इसका नाम है एम। इस मिड पॉइंट, ये जो हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट है, इसके बारे में हमने कुछ साबित करना है। क्या शो डैट साबित करना है, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस ऑफ राइट ट्राइंगल, इस पॉइंट के बारे में हमने कुछ साबित करना है। क्या साबित करना है, इज इक्विडिस्टेंट, मिड पॉइंट के बारे में हमने क्या साबित करना है, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। मतलब हमने ये साबित करना है कि इस मिड पॉइंट का इस वर्टेक्स से फासला, इससे फासला और इस ओ से फासला जो होगा वो सेम होगा, इक्विडिस्टेंट होगा, ये हमने साबित करना है। अच्छा बेटा, अब याद रखना ये वाले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 और इससे आगे जितने भी क्वेश्चन है, ये आपके थ्योरम्स की तरह, जिस तरह आप 9th-10th में थ्योरम पढ़ते थे। हमने सिर्फ स्टेटमेंट की मदद से सारा डाटा हमने खुद जनरेट करना है, सारा डाटा खुद बनाना है, कंस्ट्रक्शन खुद करनी है और खुद ही साबित करना है। बेटा बार बार प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन माइंड में बैठेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करोगे तो इजी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी और आगे जितने भी हैं, बार बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। अच्छा, अब हमने ले लिया हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट, तो सपोज कर लेते हैं, सपोज एम इज द मिड पॉइंट of hypotenuse हमने फर्ज कर लिया कि जो m जो है ये हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट है। अब ये अगर ये मिड पॉइंट है तो इससे रिलेटेड कुछ बातें मैंने करनी है। अगर ये मिड पॉइंट है तो सच दैट देखो, मैं अगर यहां से वेक्टर बना लेता हूं, m से a का वेक्टर बना लेता हूं, और दूसरा वेक्टर बना लेता हूं m से b का। अगर m जो मिड पॉइंट है तो फिर बेटा मुझे बताओ, यहां से यहां तक का फासला और यहां से यहां तक का फासला b तक का कितना होगा, सेम होगा। क्यों? क्योंकि m मिड पॉइंट है, तो मतलब जितनी इस वेक्टर की लेंथ होगी उतनी ही इस वेक्टर की लेंथ होगी। तो फिर हम लिख सकते हैं यहां पर सच दैट वेक्टर m a, इस वेक्टर एम ए की मैग्नीट्यूड और दूसरा वेक्टर एम बी, इसकी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड समझते हो ना, लेंथ, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ, दोनों की लेंथ बेटा क्या होगी, सेम होगी। क्यों? क्योंकि बेटा एम जो है वो मिड पॉइंट है, ठीक हो गया। इसका नाम रख दो इक्वेशन 1, ओके। अच्छा, ये हो गई एक बात इस मिड पॉइंट से रिलेटेड। अब दूसरी बात करता हूं बेटा, देखो m से a तक का ये एक वेक्टर है, m से b तक का ये भी एक वेक्टर है। इन दोनों वेक्टर्स में फर्क क्या है? दोनों वेक्टर सेम है, बस इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक है ना। मतलब ये वाला वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो वो वाला वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन है, लेंथ दोनों की सेम है। तो अगर दोनों वेक्टर सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, एम ए वेक्टर और एम बी वेक्टर, दोनों में क्या फर्क है? दोनों में डायरेक्शन का फर्क है, ऑपोजिट वेक्टर है। तो इससे फिर ऑपोजिट वेक्टर को मैथमेटिकली कैसे लिखते थे? इक्वल लिखते थे, लेकिन साथ में क्या लगा देते थे हम? माइनस का साइन लगा देते थे। माइनस क्यों लगा रहे हैं? बिकॉज इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। माइनस किसी एक के साथ लगा दो, एम बी के साथ या एम ए के साथ, किसी एक के साथ लगा दो। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अच्छा, इतना डाटा हमने लिख दिया, ओके।
अब हम आते हैं देखो M और A इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जरा गौर करो, ये O से A तक का जो वेक्टर है और ये जो O से B तक का जो वेक्टर है, ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ऐसी है ना, यहाँ पर एंगल कितना बने 90 का, तो परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक है, तो मैं पहले क्या करूंगा, पहले OA वेक्टर की वैल्यू निकालूंगा, OB वेक्टर की भी वैल्यू निकालूंगा, बाद में उनका डॉट प्रोडक्ट लेकर 0 के इक्वल रखूंगा। ठीक है, अब वो वेक्टर कैसे वैल्यू कैसे निकालनी है, नाउ पॉइंट M और पॉइंट A, दो पॉइंट्स के दरमियान वेक्टर कैसे निकालते थे, हमने फॉर्मूला पढ़ा था। दो पॉइंट्स के दरमियान वेक्टर निकालना तो उसका फॉर्मूला था दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो यहां से बेटा हमें OA वेक्टर की वैल्यू चाहिए, तो OA वेक्टर की वैल्यू क्या निकलेगी, OM माइनस का इधर आके हो जाएगा प्लस का, तो हमारे पास आ जाएगा ये इधर आके प्लस का हो जाएगा OM प्लस MA और उधर क्या आ जाएगा OA वेक्टर। ऐसी है, ये पूरा का पूरा किसके इक्वल आ रहा है, OA। ठीक है, तो मैं इसको यहां पर भी तो लिख सकता हूं कि ये पूरा का पूरा किसके इक्वल है, OA वेक्टर के इक्वल है। दिस इज इक्वेशन 3। ठीक है, अब सिमिलरली मैं OB वेक्टर की वैल्यू निकालूंगा और OB वेक्टर की वैल्यू क्या निकलेगी, पॉइंट M और पॉइंट B, इन दो पॉइंट्स के दरमियान वेक्टर निकालना है। कैसे निकालेंगे, दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, जहां से मुझको OB की वैल्यू चाहिए, इस OB की, तो ये OM माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा MB वेक्टर, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा OM वेक्टर इज इक्वल किसके आएगा, OB वेक्टर। ठीक है ना, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो गया। ठीक है, तो ये पूरा किसके इक्वल आ गया, OB। इसको फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, विच इज इक्वल टू OB वेक्टर। दिस इज इक्वेशन 4। अच्छा, अब हमने यहां पर क्या करना है, जैसा कि हमें पता है कि वेक्टर OA और OB दोनों परपेंडिकुलर है, तो फिर इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0, एज वेक्टर OA एंड वेक्टर OB दोनों के दोनों वेक्टर्स क्या है, परपेंडिकुलर है। फिर इन दोनों का डॉट, अगर परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0, OA वेक्टर डॉट OB वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। ठीक है, अब OA वेक्टर की वैल्यू हमने निकाली हुई है, तो उसकी वैल्यू पुट करते हैं इस OA वेक्टर की जगह पर ये वैल्यू और OB वेक्टर की जगह पर ये वैल्यू। ठीक है, OA की जगह पर क्या आ जाएगा, MA वेक्टर प्लस OM वेक्टर डॉट, आगे OB वेक्टर की जगह पर वैल्यू उसकी रख देते हैं MB वेक्टर प्लस OM वेक्टर इक्वल किसके आ जाएगा, 0 के आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर बेटा इनका डॉट प्रोडक्ट लेना। अब इधर I J K कंपोनेंट्स नहीं है, अगर वो होते तो हम डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते, I को I से, J को J से और K कंपोनेंट को K कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहां ऐसा नहीं, यहां पर वेक्टर्स हैं। अब क्या करेंगे हम, जिससे आम मल्टीप्लिकेशन होती है, पहले इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे इन दोनों के साथ। ठीक है ना, पहले हम बेटा इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे इन दोनों के साथ, तो हमारे पास क्या है, बल्कि उससे भी पहले ठहर जो एक और यहां पर काम कर लेते हैं, MA वेक्टर। ठीक है, प्लस OA वेक्टर, OM वेक्टर डॉट, इधर ब्रैकेट में देखो ये MB वेक्टर प्लस OM वेक्टर इक्वल टू 0। ठीक है, जहां पर गौर करो बेटा, OM OM ये तो सेम है, चेंज किसका आ रहा है,
ये एम ए है, ये एम बी है, क्यों ना हम इन दोनों को भी सेम कर लें, या तो इस एम ए को एम बी में कन्वर्ट कर दें या फिर इस एम बी को एम ए में कन्वर्ट कर दें। कैसे करेंगे? इस रिलेशन से, जो हमने इक्वेशन 2 लिखी है, एम ए किसके बराबर है? माइनस एम एम बी। तो फिर क्यों ना मैं इस एम ए की जगह पर लिख सकता हूं माइनस टाइम एम बी। ठीक है ना? अब ये जरा सेम सेम वैल्यूज हो जाएगी, इधर भी एम बी, इधर भी एम बी, इधर भी ओ एम, इधर भी ओ एम। ठीक हो गया? अब हमने क्या करना है? अब हमने इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है इन दोनों के साथ, फिर दूसरे वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे दोनों के साथ, तो दोनों के साथ तो हमारे पास क्या आएगा? माइनस प्लस माइनस एम बी वैक्टर डॉट एम बी वैक्टर, माइनस प्लस माइनस एम बी वैक्टर डॉट ओ एम वैक्टर। ठीक है? इसका डॉट प्रोडक्ट ले लिया दोनों के साथ। अब हम इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे दोनों के साथ, तो क्या आएगा? प्लस 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 ओ एम वैक्टर डॉट एम बी वैक्टर, फिर इसका इसके साथ लेंगे प्लस 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 ओ एम वैक्टर डॉट ओ एम वैक्टर इक्वल टू 0। अच्छा, अब बेटा मैं आपको ना डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज रिवाइज करवा दूं, अगर आपको याद हो, जो इससे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस की थी। हमने कहा था सेम वेक्टर्स का जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो उसकी मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होगा। एक प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी थी डॉट प्रोडक्ट की जो हमने यहां यूज करनी है, वो था, मैंने कहा था u डॉट v करें या v डॉट u करें, आंसर सेम होता है। ये दोनों प्रॉपर्टीज को हमने यहां पर यूज करना है। देखो, सबसे पहले यहां पर जो प्रॉपर्टी यूज होने वाली है वो होनी है फर्स्ट वाली, सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना है तो किसके इक्वल होगा? सेम वेक्टर्स का जब डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो वो उसकी मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक हो गया? माइनस, अब यहां पर देखो बेटा क्या फर्क है, एम बी डॉट ओ एम, ओ एम डॉट एम बी। तो मैंने क्या कहा था, u डॉट v करें या v डॉट u करें, आंसर सेम होता है। ठीक है? तो फिर बेटा ये एम बी डॉट ओ एम को क्या मैं ओ एम डॉट एम बी लिख सकता हूं? यकीनन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? इसको बाद में लिख दिया, इसको पहले लिख दिया, प्लस ये वाली वैल्यू एज इट इज ओ एम डॉट एम बी, प्लस यहां पर फिर अगेन फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी यूज करो, सेम वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो क्या आएगा? उसकी मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का इक्वल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा ओ एम वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। ठीक है? अब देखो ये वाला वेक्टर वैल्यू सेम है, ये माइनस की प्लस की, ये बेटा हो गया कैंसिल। तो हमारे पास क्या बच गया? ओ एम वेक्टर का स्क्वायर, ओ एम वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू माइनस की है, जब ये इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाएगी तो ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा एम बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर स्क्वायर खत्म करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ओ एम वेक्टर की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एम बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। इसका नाम रख दो इक्वेशन 5। ठीक है? तो अब बेटा मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 5 इन दोनों को कंबाइन करने लगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 5। देखो जरा, ये क्या लिखा हुआ है? एम ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड बराबर है एम बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड के। ये लिख दिया मैंने, इक्वेशन 1 लिख दी। अब मैं इक्वेशन 5 लिखूंगा। क्या है जी? एम बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड इक्वल है ओ एम वेक्टर की मैग्नीट्यूड के। तो ये भी देखो,
अगर मैं इतना हिस्सा छुपा दूं तो ये मैंने क्या लिखा, इक्वेशन 5 लिख दी, ठीक है। और अगर मैं ये वाला हिस्सा छुपा दूं तो मैंने क्या लिखा, फिर मैंने इक्वेशन 1 लिख दी। तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या पता चलेगा, तीनों आपस में क्या है, इक्वल। अब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है एम ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, एम बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, ओ एम वेक्टर की मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, तीनों की लेंथ क्या है, सेम। जरा डायग्राम की तरफ आ जाओ, क्या कह रहा है ये, एम ए वेक्टर की लेंथ, एम बी वेक्टर की लेंथ और ओ एम वेक्टर की लेंथ, तीनों की लेंथ क्या है, सेम। अगर बेटा तीनों की लेंथ सेम है तो इसका मतलब m का a से जितना फासला है उतना ही b से फासला है और उतना ही o से फासला है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है ये a, b और o इन तीनों वर्टिसेस से क्या है, इक्विडिस्टेंट है, बराबर फासला पर है, और हमने यही साबित करना था। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। एंड पे लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड। या तो जैसा आप ये लिख दो हेंस प्रूव्ड, या फिर पूरी स्टेटमेंट लिख दो। सो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स वर्टिसेस, ठीक है। तो ये बेटा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजमी इसकी प्रैक्टिस करनी है बेटा। ये थ्योरम्स टाइप है, ये वाला भी और आगे वाले भी। खुद डाटा बनाना, खुद कंस्ट्रक्ट करना, खुद ही प्रूफ करना, सारा कुछ है। होप सो कि आपको समझ आएगा आज का लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम।